हेलो एवरीवन, इस सेशन में बेसिकली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रीनीट जो 2026 का भी पेपर संडे को हुआ है। वो सारे क्वेश्चंस समय की व्यस्तता की वजह से ये मैं कर नहीं पाया। मैंने सॉल्व किया था, मैंने आपको पहले ही बताया पेपर डिफ़िकल्ट है। अब 2-3 दिन हो चुका है, बहुत बार क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों को अगर ऑब्जर्व हो रहा है इस तरीके से कि अब ये पेपर बहुत ईजी है। बट अगर आप वन गो में देखेंगे तो पेपर ट्विस्टेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन हैं जो आज तक नहीं पूछा था, उस टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। तो इतना इजी तो नहीं है, ठीक है। सो क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करते हैं, और बहुत फास्ट मैं नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा आराम से हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते करते क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस जिन बच्चों को मिला होगा, ये सेट 50 है। और फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे सवाल दिया है जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड वर्क डन पूछ रहा है। तो अच्छा सवाल इसको माना जाएगा, मैं इसको डिफ़िकल्ट लेवल पे रखूँगा। रीज़न कि बहुत सारे बच्चों को फ्रिक्शन में ही दिक्कत रहता है, और ऊपर से आपने वर्क डन पूछ लिया जिसमें फ्रिक्शन को डिस्टेंस डिपेंडेंट बोल दिया। ऑब्वियसली 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ, तो इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हमें दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ x म्यू के x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस अल्फा x। ऐसा दिया हुआ है, म्यू के x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस अल्फा x, where mu naught and alpha are constants of the appropriate dimension so that mu के L equals to 0। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हमने L पुट कर दिया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे म्यू नॉट माइनस अल्फा L, और अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा हमें यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाई L, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो अल्फा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज समथिंग दिया हुआ है, द जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है हमें। कोई भी पार्टिकल है अगर ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कैनेटिक पीछे की तरफ लगेगा, ये म्यू एम जी के बराबर होगा। और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी। और अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी और साथ में डी एक्स। इसको लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट एम जी डी एक्स एंड साथ में माइनस एम जी अल्फा एक्स डी एक्स, एम जी अल्फा एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल। ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एम जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम जी अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। अल्फा का वैल्यू हमको दिया हुआ है म्यू नॉट बाई एल, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू आएगा। सो म्यू नॉट एम जी एल माइनस एम जी अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाई एल इंटू एल बाई 2। एक एल कैंसल हो जाएगा यहाँ से, और देखेंगे तो म्यू नॉट एम जी एल और माइनस एम जी म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, डिफरेंस लेंगे म्यू नॉट एम जी एल बाई 2 आ जाएगा। ध्यान रखना है साथ में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे हर जगह पे, क्योंकि जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो नेगेटिव वर्क होगा। बट हमको माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, म्यू नॉट एम जी एल बाई 2 को अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे एन म्यू नॉट एम जी एल, तो एन का वैल्यू 2 आ जाएगा। स्मॉल एम कैपिटल एम सेम है, मैंने मास को इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक साथ सारा सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इस क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट कैटेगरी में कंसिडर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है 23-22 का। अगर आप पेपर देखेंगे आई थिंक 22 में डायरेक्ट फार्मूला पूछा था मीन फ्री पाथ का। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। जो मीन फ्री पाथ ए है,
ए का जो है वो बी मीन फ्री पाथ का हाफ है। मैंने लैम्डा मीन फ्री पाथ लिखा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, और इसको इधर लिखेंगे तो लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या एन हमको चाहिए यहाँ पे, सो एन इनवर्स रिलेशन ऑफ आ जाएगा डी स्क्वायर लैम्डा। आगे पढ़ लेते हैं। The diameter of the spherical molecules of gas A is twice the diameter of molecule of B. Diameter of A is equals to twice the diameter of B. If number densities of the gases A and B are Na and Nb respectively, the correct option is, ये जो n है इसको नंबर डेंसिटी पढ़ते हैं। इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो Na/Nb जो हो जाएगा ये dB स्क्वायर बाई लैम्डा बी डिवाइड बाई dA स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा ए के बराबर होगा। पुट करेंगे अगर वैल्यू तो dB इज इक्वल्स टू dA डिवाइड बाई 2 है, या यहाँ पे dB एज इट इज रखते हैं और लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा ए हो जाएगा, और यहाँ पे जो dA का वैल्यू है सो 4 dB स्क्वायर इंटू लैम्डा ए के बराबर हो जाएगा। लैम्डा ए कट हो जाएगा, यहाँ से dB स्क्वायर कट हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, Na बाई Nb इज इक्वल्स टू 1/2, या Na इज इक्वल्स टू Nb डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। Na इक्वल्स टू Nb डिवाइड बाई 2 हमारा बी आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, two identical inductors are connected in two different configuration P and Q where time varying current IT is flowing as shown in the figure. The induced EMF between the points A and B for the configuration P is EP and that for the configuration Q is EQ. The ratio EP by EQ is equals to, E is equals to होता है -L di by dt where I is time dependent, और EP बाई अगर EQ हमको पूछ रहा है इसका मतलब LP डिवाइड बाई LQ पूछ रहा है, और पॉइंट A यहाँ पे है और B यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होंगे, एंड पे, दोनों एंड पे नहीं लेना है। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो एक ही इंडक्टर है, और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में होता है इक्वल, अगर इंडक्टर होगा तो L इक्वलेंट इक्वल्स टू L/2 हो जाएगा। सो L डिवाइड बाई L/2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के बराबर आएगा। सो आई थिंक डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर साउंड वेव इफ द नंबर ऑफ नोड्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज n and that for the ninth harmonic of the same pipe with one of its ends closed is m, the ratio n upon m। फिफ्थ हार्मोनिक का अगर आप लिखेंगे तो 5V/12 आ जाएगा ओपन एट बोथ एंड। एंड फॉर साउंड वेव के लिए अगर देखेंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, तो एक सिंगल नोड बनेगा फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक के लिए। सो नाइन्थ हार्मोनिक के लिए हो जाएगा यहाँ पे 2n-1 V/4L क्लोज्ड एट वन एंड का कंडीशन होता है, जहाँ पे साउंड वेव जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो V/4L के बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया है ये वैल्यू 9, तो 2n-1 इज इक्वल्स टू 9, 2n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है m, सो इसी को हम m लिख सकते हैं 2m-1 या 2m-1, और n अपॉन m का जो वैल्यू होगा वो 5/5 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और चाहे तो आप ये डायग्राम बना करके काउंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बनाया और यहाँ पे भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बनाया, तो आप काउंट करके भी पता कर सकते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। अब इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बच्चों को ये यूजुअली आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and a radius R if n is the number of turns per unit length दिया हुआ है and mu naught is the permeability of free space,
द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज। यूजुअली ज़्यादातर बच्चों को ये फार्मूला याद ही रहता है। सो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, और एल हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट एन एस स्क्वायर, वी लिखते हैं और वी इज वॉल्यूम, सो म्यू नॉट एन एस स्क्वायर एरिया पाई आर एस स्क्वायर और इनटू एल के बराबर हो जाएगा। म्यू नॉट एन एस स्क्वायर पाई आर एस स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन एस स्क्वायर पाई आर एस स्क्वायर एल। अगर आपको ये नहीं पता तो सोलेनॉइड के अंदर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और इसका अगर रेडियस अगर आर है तो वॉल्यूम आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल, इसका लेंथ एल ले लेंगे, एंड फाई इज इक्वल्स टू एल आई लिख करके आप इजीली पता कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट एस आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एस इज एरिया हो जाएगा लूप का, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एन एल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये नोटबुक में कराया हुआ सवाल रहता है, यूजुअली सब बच्चों को ये सवाल आते रहते हैं, इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में क्वेश्चन में दिया है कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एस दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू दिया है 1, बीटा का वैल्यू दिया है 6, गामा इक्वल्स टू 5। एस टी का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 हो जाएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड। क्वेश्चन जब भी टाइम डिपेंडेंट रहता है और स्पीड पूछता है, वेलोसिटी में इतना झंझट नहीं है, जब भी स्पीड पूछता है तो वहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ता है, और डिस्टेंस के केस में सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि पार्टिकल अगर किधर भी जा रहे हैं तो क्या कभी लौट रहा है ड्यूरिंग द मोशन, या पार्टिकल अगर इधर ही जा रहे हैं तो क्या ये लौट रहा है क्या, ठीक है। तो वैसे केसेस में डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, और ऐसे केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सो क्या करते हैं, सबसे पहली बात इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और पता करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कहाँ पे पहली बार जीरो हो रहा है। सो 2t माइनस 6 इक्वल्स टू, अगर जीरो करना है वेलोसिटी तो t का वैल्यू 3 आएगा। मतलब अगर बॉडी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से चला तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब ये पता करना होगा कि जीरो टाइम पे बॉडी कहाँ पे था, तो t इक्वल्स टू जब जीरो पुट करेंगे तो s0 का वैल्यू जो आ रहे हैं हमें 5 मीटर आ रहे हैं। इसका मतलब जब t इक्वल्स टू 0 था तो s इज इक्वल्स टू ये 5 मीटर पे है। अब t इक्वल्स टू 3 पे कहाँ पे है वो पता करने के लिए s3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 18 प्लस 5, ये हो जाएगा -4 मीटर। मीन्स t इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू -4 मीटर ये आ गया यहाँ पे, मतलब s डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं यहाँ, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, मतलब बॉडी यहाँ से इधर गया, मतलब ओरिजिन कहीं यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे s इक्वल्स टू जो 0 है ये ओरिजिन यहाँ पे रहा होगा। मतलब पार्टिकल जो है s इक्वल्स टू 5 मीटर से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन के 5 मीटर इधर से, एंड ओरिजिन के -4 मीटर इधर गया, मतलब 4 मीटर इसका डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, मतलब टोटल 5 प्लस 4 इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। अब s6 पता करेंगे कहाँ पे है, x6 पुट करेंगे यहाँ पे तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 36 हो जाएगा प्लस 5, मीन्स टोटल डिस्टेंस प्लस 5 हो गया फिर से। मीन्स बॉडी अगले 3 सेकेंड में फिर से वापस यहाँ पे आ गया। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 मीटर टोटल डिस्टेंस इसने गया और 9 मीटर इसने लौट के आया टोटल। सो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 18 मीटर, और स्पीड जो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, दैट इज 18 डिवाइड बाय टाइम दिया है 6, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट होगा। इसको आप अच्छा सवाल मान सकते। बहुत सारा बच्चा जो नीट लेवल पे पढ़ते हैं उनको मैंने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करने को इनकरेज किया जाता है बहुत बार, ऐसे में इस टाइप के सवाल बच्चे नहीं कर पाते हैं। यूजुअली मैं क्लास में एक ना एक सवाल इस टाइप का कराता हूँ बच्चों को, लौटने वाला, चेक करो कि बॉडी कहाँ पे लौट रहा है। मेरे डीपीपी शीट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
अब ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे दिया हुआ यूरेनियम, ये थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में हीलियम है यहाँ पे। टेक मास ऑफ यूरेनियम, थोरियम एंड हीलियम का दिया हुआ है सबका मास। हमें क्या पूछ रहे हैं? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है भाई? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास यूरेनियम, तो 238.050 माइनस इस दोनों का मास का सम अगर करेंगे तो 234.043 एंड प्लस 0.3 तो 046 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डेल्टा एम, और इंटू सी स्क्वायर लिखना होगा। क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल्स टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.050 एंड 46, तो ये आएगा 0.004 के बराबर आएगा। और सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है, 1u का वैल्यू सी के टर्म में अगर हम लोग लेंगे, ये आंसर ये जो है हमारा u के टर्म में है। u का वैल्यू पुट करेंगे 0.004 इंटू 931.5, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और हमें आंसर चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 10⁻³ सेपरेट करेंगे यहाँ से, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे, सी कट हो जाएगा यहाँ से। तो 931.5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 से, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0, 4 और 6 एंड देन 12, और ये हो जाएगा 37 एंड प्लस 1 37, एक डेसिमल आएगा 3720 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। मास डिफेक्ट का सिंपल भी सवाल किसी बच्चे ने किया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस सच दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इफ पावर ऑफ द लाइट सोर्स starts to decrease linearly with the time, then the variation of photo current I and the magnitude of stopping potential। सिंपल सा सवाल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सो लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिक्रीज होता है। तो इंटेंसिटी तो डिक्रीज होगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। सो क्लियर आंसर है यहाँ पे ए, बाकी के ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 identical capacitor PQS, each of the capacitances C are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy is stored in capacitor P and the total energy is stored in the system is UP and UT respectively, then UP by UT। P में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है और सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हमको बताना है। सो आइडेंटिकल कैपेसिटर है C एंड C, तो अगर पोटेंशियल भी अप्लाइड है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/2। तो एनर्जी इन P हो जाएगा हाफ इंटू CV², सो CV²/8। और एनर्जी स्टोर्ड इन टोटल अगर देखेंगे तो इस दोनों का कैपेसिटेंस जो है ये दोनों सीरीज में है, तो C/2 हो जाएगा, और C के साथ पैरेलल में है तो C/2 प्लस C 3C/2 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ 3C/2 इंटू V², ये हो जाएगा 3CV² डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। सो UP/UT इज इक्वल्स टू CV² डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई 3CV²/4। CV² कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, आई थिंक 3 नीचे ही रहेगा, 1/2 डिवाइड बाई 3/1 है, सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6। इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो सिंपल सा बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन है ये। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा दिख रहा है बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। वाटर फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका। द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वाटर बिटवीन P एंड Q इज 15। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस 15 ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ P एंड Q दिया है 40, इसका दिया है 40, इसका दिया है 20।
रिस्पेक्ट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ए इंटू वी जो कांस्टेंट होता है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन का पूछ रहा है। सो ना हमें यहाँ का वेलोसिटी पता है और ना मुझे यहाँ का वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ क्यू, सिंपल बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। प्रेशर एट पी प्लस हाफ रो into velocity at p square is equals to pressure at q plus half into rho into velocity at q square. प्रेशर एट p माइनस प्रेशर एट q इज इक्वल्स टू हाफ रो कॉमन हो जाएगा वी क्यू स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 इंटू 2 और डिवाइड बाय अगर रो कर दें तो ये वेलोसिटी ऑफ q माइनस वेलोसिटी ऑफ p दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा। So area of P into velocity of P is equals to area of Q into velocity of Q. अगर मुझे velocity of Q चाहिए तो यहाँ पे अगर area of P divide by area of Q is equals to velocity of Q divide by velocity of P, या हम velocity of P को यहाँ पे multiply कर दें। velocity of P अगर multiply हो जाएगा तो velocity of Q होगा। इसमें पुट करेंगे 15 इंटू 2 डिवाइड बाई डेंसिटी लेंगे 1000 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ क्यू, सो ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यू स्क्वायर इंटू वी पी स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करेंगे ये 30 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40 बाई 20 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी पी स्क्वायर। ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 1000, जीरो चाहे तो काट सकते हैं आप, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर, एंड वी पी का वैल्यू आ जाएगा 1/10। यहाँ से एक जीरो कट हो गया, ये 3 कट हो जाएगा तो 1/10, और यह आया मीटर पर सेकेंड में। सो वी पी इज इक्वल्स टू निकालेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, और वी पी मिल गया। तो हमें चाहिए A1 V1 किसी भी जगह का, तो ए पी वी पी इज इक्वल्स टू ए दिया है 40 और वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये सिंपल सा सवाल है। अ करंट आई नॉट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है इसका। As shown in the figure, the resistance of the segment ABC is half that of ADC. Magnitude of magnetic field at center O of the loop is equals to radius दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका रेजिस्टेंस R/2। करंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें अगर I0/3 करंट जाएगा तो इसमें 2I0/3 करंट जाएगा। जो लेफ्ट सेगमेंट है इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में B1 कंसीडर करूं और इसकी वजह से B2, तो B1 का वैल्यू लिखेंगे सेमी सर्कुलर करंट लूप की वजह से μ0 2I0/3 डिवाइड बाई 4R, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। सो μ0 I0 डिवाइड बाई 6R के बराबर होगा, और B2 राइट लूप की वजह से अगर लिखेंगे तो μ0 I0/3 डिवाइड बाई 4R के बराबर होगा। सो μ0 I0 डिवाइड बाई 12R। नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो B1 माइनस B2 दैट इज μ0 I0 डिवाइड बाई 6R माइनस μ0 I0 डिवाइड बाई 12R, और ये हो जाएगा μ0 I0 डिवाइड बाई 12R के बराबर होगा। हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द measurement of viscosity of liquids using the terminal velocity experiment, spherical balls of same radius but having different densities are used. The variation of terminal velocity v with the ratio of density of spherical ball and density of the liquid. टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आपको पता होगा 2/9 सिग्मा माइनस रो R² g डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो अगर v प्रोपोर्शनल टू देखेंगे तो सिग्मा बाय रो माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगा, जब सिग्मा बाय रो का वैल्यू 1 होगा। एक ही ऑप्शन में
ऐसा दिख रहा है, सो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो डिराइव कर सकते हैं स्ट्रोक लॉ, एंड बाय एंड फोर्स से तुरंत इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिया हुआ टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विथ इक्वल मास हैविंग रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली, R2 is equals to R1 by 2. The escape speed of the P1 and P2 is V1 V2 respectively, then V1 by V2, V2 by V1, V2 by V1 पूछ रहा है। वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइड बाय r के बराबर होता है, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ऑफ इक्वल मास, तो ग्रेविटी तो सेम ही होगा, सो v इज इनवर्स रिलेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ r है, तो V2 बाई V1 इज अंडर रूट ऑफ R1 बाई R2 के बराबर होगा, और यहाँ पे 2 आएगा R1 बाई R2 का वैल्यू, पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें दिया हुआ इन ए सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ट्रेसिंग सर्कुलर ऑर्बिट of radius r is proportional to t square is directly proportional to r cube, t is proportional to r to the power 3 by 2। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आप इस पेपर का कंसिडर कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर ए एंड बी कैरिंग करंट I and 2I respectively in the same direction, the wire A has uniform mass per unit length lambda and lies on an insulating floor। इंसुलेटिंग फ्लोर पे एक वायर यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, द वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट ए हाइट h, वायर सेकेंड वायर को h हाइट ऊपर रखा हुआ है। द वायर ए हैज यूनिफॉर्म, ठीक है, the wire B is kept at a fixed height h above the floor, the minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor। ये वायर A है, ये वायर B है। सो वायर A में करंट दिया है I और वायर B में दिया है करंट 2I। ऑब्वियसली यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, छोटा सा लेंथ अगर यहाँ पे मैं कंसिडर कर लूँ, ये लेंथ अगर L है, इस पे अगर फोर्स F लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 2I इंटू I डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, बेटा I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी, सो 2 पाई और डी का वैल्यू हमको दिया है h, और ये होना चाहिए किसके बराबर, फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स जो mg लगेगा, अगर इस फोर्स को अगर mg बैलेंस कर ले तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, डिवाइड बाय l इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एच लिखेंगे, और मास यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, तो इतने छोटे से पार्ट का अगर लीनियर मास डेंसिटी हम लोग पुट करें तो लैम्डा इंटू एल इंटू जी डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एच, एल कैंसल हो जाएगा, एच इधर लेके जाएंगे, म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई पाई लैम्डा जी, म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई पाई लैम्डा जी, म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई पाई लैम्डा जी, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक अच्छा सवाल कंसिडर कर सकते, जो बच्चा जेईई मेंस लेवल का सवाल करता है, लीनियर मास डेंसिटी सबका उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, वो बच्चा सब बहुत आसान तरीके से इस सवाल को इजीली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सिंपल सा सवाल दिख रहा है हमें, एन आइडियल जेनर डायोड विथ ब्रेक डाउन वोल्टेज -3 वोल्ट is reverse biased with a negative input voltage of -5 volt। The magnitude of voltage difference between the point B and A। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 वोल्ट है, नेगेटिव यहाँ से कनेक्टेड है, इसीलिए ऐसा -5 वोल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि रिवर्स बायस्ड मोड में ऑपरेट करते हैं इसको। 3 वोल्ट अगर इधर ड्रॉप कर गया तो यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस का भी ऑप्शन होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था बच्चों के लिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप एक सिंपल सा क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस gamma equals to 5/3 decreases from 60 Kelvin to 50 Kelvin, the work done by the gas in this process। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्लास में बच्चों को फार्मूला लिखा के देते हैं, NR T1 - T2 डिवाइड बाई
गामा -1, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है, गैस कांस्टेंट 8.3, टेम्परेचर डिफरेंस 60 - 50 = 10 एंड डिवाइड बाय गामा -1 5/3 -1 लिखेंगे इसको, सो 83 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2/3, सो 83 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 9 और 24, 249 डिवाइड बाई 2, 249 डिवाइड बाई 2 इज 124.5 जूल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। अ रे ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, namely 1, 2, 3. The threshold wavelength of these photoelectric cells are lambda 1, lambda 2, lambda 3 respectively, and its magnitude of stopping potentials of these cells are V1, V2, V3. The relation between lambda and threshold wavelengths दिया हुआ है यहाँ पे, lambda 1 is less than lambda, lambda 2 is greater than lambda, and lambda 3 is much larger than lambda. इक्वेशन लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल EV इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 दिया है थ्रेशोल्ड, तो मैं यहाँ पे I लिख देता हूँ। अब सिंपल है कि ये जो एनर्जी का टर्म है, ये जिसका बड़ा होगा ये वर्क फंक्शन है, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन जो होना चाहिए ये एनर्जी के टर्म से छोटा होना चाहिए। सो एनर्जी का ये वाला जो टर्म है, इस एनर्जी को बड़ा होने के लिए इसका लैम्डा इस लैम्डा आई से छोटा होना चाहिए, मतलब लैम्डा इज लेस देन लैम्डा आई। अब ये चेक करेंगे, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा आई किसमें है, ठीक है, तो लैम्डा जो है वो लैम्डा 3 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो V3 जो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 होगा, और यहाँ पे जो है लैम्डा बड़ा है ये लैम्डा आई से, तो इसमें नो एमिशन होगा, तो V1 0 हो जाएगा। सो ये ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट क्वेश्चन लंबा है और पढ़ने में सोचने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 electron volt energy move in free space. The ratio of linear momentum of electron Pe to that of photon. इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम है वो पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2km, सो अंडर रूट ऑफ 2km और डिवाइड बाय, इसको लिखेंगे हम लोग फोटोन का एनर्जी लिखेंगे E इक्वल्स टू mc², तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम E बाई सी इज इक्वल्स टू P हो जाएगा, सो E बाई सी बाहर ले लेंगे, और जो E लिखा है यही कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो हमने लिखा है वही E का टर्म है, इसको लिखेंगे हम लोग 2em डिवाइड बाई E², एक E कैंसिल हो जाएगा, तो C अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइड बाई E। वैल्यू पुट करके देखते हैं, C का वैल्यू हमको पता है 3 × 10⁸ इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है 9 × 10⁻31, और एनर्जी हमको दिया है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 20 × 1.6 × 10⁻19। कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रिसाइजली करना पड़ेगा, ये 2 कट हो गया और यहाँ से 9 में से 3 बाहर आएगा, 339 × 10⁸ हो गया। ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे जो 0 है तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 16, तो 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, और 10⁻−19 है, ये ऊपर की तरफ जाएगा अगर, तो अंडर रूट में 10⁻, कितना बचेगा 10⁻−12 बचेगा, और ये बाहर आएगा तो 9 × 10⁸ इंटू 10⁻−6 डिवाइड बाई 4 होगा, सो ये 2 0 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 4, 900/4, और इसका वैल्यू हो जाएगा 225 के बराबर होगा। तो इसको आप एक सिंपल क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन है तो आप मीडियम लेवल क्वेश्चन इसको कंसिडर कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। ये देखिए इंडेक्स करेक्शन टाइप का वर्ड ऐसा रहता नहीं है यूजुअली किताब में, एंड करेक्शन रहता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में, ये उसी से रिलेटेड कुछ हद तक है, लेकिन यहाँ पे बाकी का 3 ऑप्शन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली जब हम रेजोनेंस ट्यूब यूज करते हैं वहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है, और एंड वहाँ पे एरर जो है करेक्शन लिखा रहता है, तो मोस्ट ऑफ द हद तक ये 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी में ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं होता है, तो इसको इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं। कुछ बच्चों का सही भी हुआ होगा, कुछ बच्चों का गलत भी हुआ होगा, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कुछ पढ़ते पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का है। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सवाल यूजुअली नीट में नहीं पूछा जाता था। क्वेश्चन रीड करते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। A uniform positive point charge is taken slowly through an infinitesimally thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r having uniform positive charge density rho. As shown in the figure, the initial and final position of the charge are marked by A and B at distance 2r and 3r respectively from the center of the sphere. In this process, the magnitude of total work done on the point charge is rho r square by n epsilon. The value of n is. अच्छा सवाल, इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी वॉल्यूम चार्ज की वजह से या सरफेस चार्ज भी होगा तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है आर डिस्टेंस पे, दैट इज के क्यू बाय आर के बराबर होता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू का वैल्यू लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर। 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो रो आर क्यू डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन आर हमारा पोटेंशियल हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आउटसाइड, एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू इंटू वी के बराबर होता है। सो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हमारा हो जाएगा क्यू इंटू मीन्स ए से बी तक लेके जा रहे तो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा रो इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन और डिस्टेंस दिया हुआ है 3r माइनस यहाँ पे u इनिशियल जो हो जाएगा वो रो आर क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन और इंटू 2r के बराबर हो जाएगा। एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं, q का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो रो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1/3 और यहाँ पे बचा 1/2। अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रो आर स्क्वायर और एलसीएम 6 इंटू 3 18 एप्सिलॉन होगा, और हमें एन का वैल्यू पूछ रहा है, प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल पर्सन इंटरनल या एनर्जी इस सब से रिलेटेड है प्लस माइनस टर्म, सो हमें मात्र यहाँ पे नंबर से मतलब है कि नंबर यहाँ पे 18, 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसिडर 3 मीडिया पी क्यू एंड आर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1.2, 1.5 रिस्पेक्टिवली। द मीडियम क्यू हैविंग अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो थिकनेस है ये क्यू मीडिया है, इसका थिकनेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आर है और ये हमारा पी है। पी जो है मीडियम, इसको आप वैक्यूम कंसिडर कर सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया हुआ है। The medium Q having thickness 5 cm is placed between the extended media P and R as shown in the figure. An object O is placed at a distance at the center of the medium Q. If viewed from medium P near the normal direction, the apparent depth of O is h1. So h1 का वैल्यू हो जाएगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो मिड पॉइंट पे रखा है तो टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडिया का 1.25, ये हो जाएगा 2 के बराबर। फॉर द सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियम आर, अब आर से देख रहे हैं यहाँ पे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा h2 इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 और इनटू यहाँ पे जो हाइट हो जाएगा उसका दैट इज 2.5। सो μ2 बाई μ1, μ2 हमारा ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 2.5, ये यहाँ से कट हो जाएगा।
ये 2 से कट हो जाएगा और ये बचा टोटल 3। अब हमें पूछ रहा है h1 माइनस h2 का मॉड। सो h1 का वैल्यू है 2 और -3 इज इक्वल्स टू -1 का मॉड 1 आ जाएगा। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो अपरेंट हाइट अपरेंट डेप्थ आप डिटेल में थोड़ा सा चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट सिंपल सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/2। यहाँ से चलना शुरू किया 2 पार्टिकल with identical uniform angular speed in opposite direction and meet again at point B। यहाँ पे मीट कर रहा है। During this time which of the following figures दिया हुआ है कि ये टोटल लीनियर मोमेंटम P ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि पार्टिकल अगर यहाँ से चला, किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल अगर यहाँ है, एंगुलर स्पीड सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा। सो हॉरिजॉन्टल से ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा इसका v cos थीटा और यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा v sin थीटा। सेम यहाँ पे आ जाएगा v sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा v cos थीटा। मास अगर हम m अज्यूम करें तो टोटल मोमेंटम ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसल हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम आएगा 2mv cos थीटा और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, जब यहाँ से चलेगा तो p का वैल्यू 0 होगा और सबसे सूटेबल ग्राफ उसके अकॉर्डिंग 3 दिया हुआ है। आप चेक कर सकते, ज़्यादा कुछ सवाल में है नहीं, बट बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर आपने टोटल मोमेंटम की जगह पे अगर आपने चेंज इन मोमेंटम कर लिया तो आंसर अलग आ सकता है, मे बी आपको सेकेंड ऑप्शन दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली कराते हैं बच्चों को कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे रिलेटेड या वॉल्यूम सबसे रिलेटेड भी। द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक स्फेयर of radius r is increased by a small amount delta t if the linear coefficient of the thermal expansion of the metal is alpha. The approximate increase in the volume v equals to 4/3 pi r cube। डिफ्रेंशिएट करेंगे dv by dr is equals to 4/3 pi 3r square के बराबर हो जाएगा। सो dv equals to 3 कट हो गया 4 pi r square dr और इसको लिखेंगे dr by r equals to अल्फा dt लिखेंगे, लेकिन डेल्टा टी का टर्म है, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिया है। सो डी आर इज इक्वल्स टू आर अल्फा डी टी। सो डी वी इज इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब अल्फा डी टी के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। इसको आप एक सिंपल क्वेश्चन कंसिडर कर सकते, बट डिफ्रेंशिएशन है तो मे भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ सिलिंड्रिकल क्वार्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी floats in a liquid of density ρ1 if the quark is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t. If the same quark floats in another liquid of density ρ2, then the similar oscillation has time period 2t. The value of ρ2 by ρ1। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट फार्मूला याद रहता है तो वो कर लेते, मुझे याद नहीं है फार्मूला, मैं डिराइव करूंगा टाइम पीरियड। सो अगर हमारे पास ये सिलेंडर है और कुछ पार्ट इसका पानी के अंदर है, अभी ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ इसमें लगेगा mg। सपोज ये x हाइट नीचे है तो बायंट फोर्स इज इक्वल्स टू mg के बराबर हो गया। बायंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अगर इसका एरिया ए कंसिडर करें तो इंटू हाइट जितना पानी के अंदर है x इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। अगर स्लाइटली इसको और डिप्रेस कर दिया बाय डेल्टा x अमाउंट तो अब ऊपर की तरफ इस पे नेट रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और जो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा वो बायंट फोर्स माइनस न्यू बायंट फोर्स एफ बी डैश मैंने नाम दिया माइनस mg के बराबर हो जाएगा। सो रो जी वी एरिया इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस mg के बराबर होगा। विथ नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये x वाला टर्म mg से कैंसिल हो जाएगा
तो हमारा रिजल्ट आया माइनस रो जी ए इंटू डेल्टा एक्स के बराबर आया। मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा रो जी ए डिवाइड बाय मास, और मास अगर टोटल लेंथ सिलेंडर का एल ले तो उसका अगर डेंसिटी अगर सिग्मा लेते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो एरिया इंटू लेंथ और इंटू इतना ही होगा, ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, सो रो जी डिवाइड बाय सिग्मा एल के बराबर होगा, इंटू यहाँ पे डेल्टा एक्स का टर्म आएगा, इंटू डेल्टा एक्स विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। सो ये जो टर्म है ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो जी डिवाइड बाय सिग्मा एल, 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो जी डिवाइड बाय सिग्मा एल, और टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल डिवाइड बाय रो जी के बराबर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये। टी इनवर्स रिलेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ रो के बराबर आ रहा है T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो 2 बाई रो 1, स्क्वायर कर देंगे, T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 2 बाई रो 1। हमें क्वेश्चन में रो 2 बाई रो 1 पूछा है, T1 का वैल्यू हमें दिया है T, और डिवाइड बाई 2T का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 2 बाई रो 1, और इसका वैल्यू 1/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी बच्चे को इतना डायरेक्टली याद रखना, बहुत सारे अगर बच्चे रट गए होंगे इसको तब तो कोई बात नहीं है, बट पता नहीं मुझे नहीं याद रहता है ये, अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, आपसे ये सवाल जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल थोड़ा सा एम्बिगियस है लेकिन क्लोज आंसर इसमें आ रहे हैं। द ऑन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू 1 mm, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है, मतलब लिस्ट काउंट हमें यहाँ से आ जाएगा 0.1 mm का लिस्ट काउंट आ जाएगा। आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड दिया हुआ है व्हेन बोथ द jaws touch each other, the vernier scale shifts to left of the jaw of the main scale in such a way that fourth vernier division coincides with the division of the main scale. If this vernier caliper measure the length of wire be 1 centimeter, the actual length is equals to. So अगर टोटल काउंट देखेंगे, एक्चुअल काउंट इज इक्वल्स टू जो 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है प्लस एरर का पार्ट यहाँ पे आएगा, और नेगेटिव जीरो एरर का कंसेप्ट है। तो अगर नेगेटिव जीरो एरर रहता है तो जो वर्नियर काउंट हमारा रहता है 4, उसको हम लोग 10 - 4 करेंगे माइनस साइन के साथ, और इनटू इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर दैट इज माइनस 0.06 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नेगेटिव एरर को ऐड किया जाता है तो 1 प्लस 0.06 मतलब 1.06 इसका आंसर आना चाहिए। तो सबसे क्लोज आंसर 4 हो जाएगा। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये करेक्ट देना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने 1.06 कैलकुलेट किया होगा ऑब्वियसली वो छोड़े नहीं होंगे, वो फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल घुमा फिरा के दे दिया है, इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग है। सॉलिड स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, इसका मास एम रेडियस आर दिया हुआ है, अटैच्ड टू अ पॉइंट टू अ स्मॉलर स्फीयर बी ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम, मास स्मॉल एम छोटा दिया हुआ है। Assume that the line joining their centers lies along the horizontal. The moment of inertia of the system calculated about the vertical axis passing through the center of A is IA, and calculated about the vertical axis passing through the center of B is IB, then IA minus IB. IA लिख लेते हैं। इसके लिए हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, एंड साथ में इसका निकालेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इसका भी हो जाएगा 2/5 स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, एंड साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएंगे तो प्लस m इंटू डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर। इसका अगर निकालेंगे तो IB इज इक्वल्स टू छोटे वाले का इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर,
फिर बड़े वाले का इसके अबाउट लिखेंगे प्लस 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर और प्लस पैरेलैक्सिस थ्योरम, सो स्मॉल m इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। हमें पूछ रहा है आई ए माइनस आई बी, तो आई ए माइनस आई बी निकालने के लिए हम डिफरेंस ले लें डायरेक्टली इस दो इक्वेशन का, माइनस 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 2/5 एम आर स्क्वायर, ये कट हो गया, ये टर्म कट हो गया, सो आई ए माइनस आई बी जो आ जाएगा m माइनस एम कैपिटल M इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, m माइनस एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कंसिडर अ स्प्रिंग मास simple harmonic oscillator in one dimension, the mass of the particle is m and the spring constant is k। ये हमको दिया हुआ है। At a given instant the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is v on the xv plane। If the graph of v as a function of x is a circle then the correct option is। ये देखिए, इस सवाल को आप टोटल एनर्जी से भी कर सकते हैं या वेलोसिटी से कर सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी स्क्वायर और इसको प्लस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ से ओमेगा कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये एलिप्स होता है। ये सर्कल कब होगा, जब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k बाई एम के बराबर होता है, ये 1 है तो k इक्वल्स टू एम के बराबर हो जाएगा। बच्चे को इतना सोचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एलिप्स तक नहीं सोचते। दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक काम कीजिए, एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नीचे है और एनर्जी भी डिवाइड करेंगे तो 2e डिवाइड बाई m करेंगे एंड प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे पूरा टर्म लेके जाइए 2e डिवाइड बाई k करेंगे। सर्कल होने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट सेम होना चाहिए, 2e सेम है, सो m इक्वल्स टू k। दोनों तरीके से करेंगे तो ये आंसर आएगा। बट ये अच्छा क्वेश्चन, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको कंसिडर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है। द लेंस कॉम्बिनेशन एज शोन द फिगर consists of two lenses L1 and L2, focal length 10 cm and minus 10 cm, 10 and minus 10 दिया हुआ है। Respectively the position of the image formed is, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u और v इक्वल्स टू हो जाएगा uf डिवाइड बाई u प्लस f के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन के लिए v1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। v1 इक्वल्स टू u का डिस्टेंस लेंगे -30 और इनटू फोकल लेंथ, पहला लेंस का हो जाएगा 10 डिवाइड बाई -30 प्लस 10, ये हो जाएगा -300 डिवाइड बाई -20, ये कट हो जाएगा, ये +15 आएगा v1 का वैल्यू। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर आगे कहीं पे बनेगा। तो अगर ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस से ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेकेंड फार्मूला में v2 निकालने के लिए फिर से पुट करेंगे uf डिवाइड बाय u प्लस एफ। u पॉजिटिव हो जाएगा +12, f निगेटिव होगा इंटू -10 एंड डिवाइड बाय u हो जाएगा +12 एंड माइनस ऑफ 10, ये हो जाएगा -120 डिवाइड बाई 2, सो v2 इज इक्वल्स टू -60। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वर्चुअल इमेज बनेगा एंड ये लेंस से लेफ्ट साइड में होगा। सो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस, हमारा सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एन AC वोल्टेज V इक्वल्स टू 220, कुछ तो दिया हुआ है, वोल्टेज अप्लाइड इन सीरीज LCR, देन द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट इज, L और C दिया है। सबसे पहले चेक करेंगे XL कितना है और XC कितना है। XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, ओमेगा का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 और L का वैल्यू दिया है 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये कट हो गया, सो 20 आया। ओमेगा XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 और C कैपेसिटेंस दिया है 25 माइक्रोफेराड, 10 टू दी पावर 6 ऊपर लेके चले जाएंगे।
यहाँ पे 10⁻³ बच जाएगा, मतलब 1000 डिवाइड बाई 50, एक जीरो कट हो गया, ये 20 हो गया। क्वेश्चन में XC इक्वल्स टू XL दिख रहा है, मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन का सवाल है। और जब ऐसा होता है तो करंट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और ये V0/R के बराबर होगा। V0 का वैल्यू दिया है 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दिया है हमको 100, ये कट हो जाएगा 2.2 एम्पियर के बराबर आएगा। ऑब्वियसली कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इतना कैलकुलेशन तो चल जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं रोटेशन का अच्छा सा सवाल, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से नहीं बना होगा या गलती किए होंगे। A thin horizontal disc is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O, इसके about rotate कर रही है। Its angular momentum is LA and LB computed about A and B, इस दोनों पॉइंट के about angular momentum निकालना है respectively, with OB equals to 2A the LA upon LB। ये देखिए angular momentum रोटेटिंग बॉडी का किसी भी आउटसाइड पॉइंट या किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट L सेंटर ऑफ मास प्लस R क्रॉस P लिखते हैं, और R जो है वह है सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और P जो है ये है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे मास टाइम्स वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ मास इज P। तो सेंटर ऑफ मास क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ऑब्जेक्ट का 0 है, तो ये टर्म दोनों के लिए 0 होगा। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, दोनों केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका खुद का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू I ओमेगा, सेम आएगा। सो LA अपॉन LB का वैल्यू 1 हो जाएगा, थर्ड आंसर होगा। बट जनरली अभी तक मैंने ये एंगुलर मोमेंटम L सेंटर ऑफ मास इंटू R क्रॉस प्लस R क्रॉस P का सवाल मैंने नहीं देखा था नीट में, ठीक है। जी मेंस में एक आध सवाल देखा गया, एडवांस में यूजुअली पूछते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं आपका करेक्ट हुआ कि रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज इन XY प्लेन, देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द Z डायरेक्शन, एरिया ऑफ द लूप वैरीज विथ टाइम t, दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू A0 इंटू 1 प्लस साइन t के बराबर दिया हुआ है। The figure that correctly indicates the quantity of behavior of power dissipated in the loop as a function of, क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ है, सो EMF इज इक्वल्स टू माइनस बी dA बाई dt लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन, सो A0 पहला टर्म 0 हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे cos t, सो EMF आ गया माइनस BA0 cos t, और पावर जो होता है सो पावर को लिखेंगे E² बाई R, कुछ ना कुछ अगर रेजिस्टेंस है लूप का तो पावर जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो cos² t के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो cos² थीटा का ग्राफ ये दिख रहा है, बट ये एग्जैक्ट स्केल पे नहीं है, ग्राफ कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पे मैथ अगर आपको पता होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहाँ पे, पर फिजिक्स में चल जाएगा, अभी थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन करते ही रहते हैं हम, है ना, तो चल सकता है। सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सवाल है। अभी पिछले वीक ही बच्चों को जब पढ़ा रहा था कि वॉल्यूम चार्ज का, जब मैंने पढ़ाया उनको तो क्वेश्चंस कराना बाकी है, लास्ट में मैंने कराया था उनको, मैंने बोला था कि कभी भी पूछ सकते हैं, और सैटरडे को मैंने ये पढ़ाया था और संडे के टेस्ट में ये सब सारी चीज़ें आया था। जो जिन बच्चों को मैंने सैटरडे पढ़ाया वो नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं नीट एग्जाम में या जेई एग्जाम में। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी विद इन अ सॉलिड isolated conducting sphere. Consider point ABC as shown in the figure, where the magnitude of the electric field are EA, EB, EC respectively. The points B and C are in the same distance from the center of the solid sphere. The correct option, ये देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस पास करेंगे तो EA इज नॉन जीरो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। और अगर यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है
यहाँ पे चार्ज दिया है और हमने गॉस थ्योरम लगाया, यहाँ से गॉसियन सरफेस पास किया, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर ओनली क्यू चार्ज है, और जो ये डिस्टेंस है b का वही डिस्टेंस है c का, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन वाइज अलग अलग होगा। तो EB इक्वल्स टू EC, ये नॉन जीरो हमारा ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इंड्यूस चार्ज थोड़ा बहुत देखेंगे तो जल्दी आएगा, अदरवाइज अगर उलझेंगे ये क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं आप, जनरली इस टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है। हम लोग कभी कभी रिंग में ऐसा सवाल कराते हैं कि रिंग के एक्सिस से एक चार्ज को रिलीज किया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, या सेंटर पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइंड ऑफ उसी टाइप का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। कंसिडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर विथ रेडियस r एंड द टोटल चार्ज q, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। याद रखिएगा इंसुलेटिंग स्फीयर पे 3 सवाल पूछा हुआ है जो आज तक एक भी नहीं पूछा हुआ था। रेडियस r एंड चार्ज q, अ पॉइंट चार्ज minus q is very very less than capital Q with mass m is released from rest at a distance 3r from the center of the charge sphere। चार्ज स्फीयर के सेंटर से 3r डिस्टेंस से इसको रिलीज किया। When the point charge reaches the surface of the sphere its speed is, सिंपल है, चार्ज m है, मास m है, जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसका डिस्टेंस यहाँ से r होगा। सीधी बात है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या हो रहा है, जितना नज़दीक ये आएगा डिस्टेंस इसका बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ mv²। U आउटसाइड में हमको V चाहिए, V आ जाएगा, अगर टोटल चार्ज इस पे Q है तो KQ बाय डिस्टेंस यहाँ का हो जाएगा 3r, या स्मॉल r ले सकते हैं आप, और वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, ये V हो गया, और V इंटू Q होता है U, तो U इनिशियल हो जाएगा Q इंटू V सरफेस का, सॉरी सरफेस नहीं, यहाँ पे 3r डिस्टेंस का, तो KQ डिवाइड बाई 3r और माइनस Q इंटू KQ डिवाइड बाई U फाइनल डिस्टेंस इसका यहाँ पे r है तो r लिखेंगे, और चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज का साइन भी पुट करना पड़ेगा माइनस Q, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ mv² के बराबर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस हो गया KQ डिवाइड बाई r माइनस KQ डिवाइड बाई 3r इज इक्वल्स टू हाफ mv²। पुट करते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर हम पुट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, KQ डिवाइड बाई r कॉमन है तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 mv², ये हो जाएगा 2/3 और 2 इधर का आएगा तो 4KQ डिवाइड बाई 3r इज इक्वल्स टू mv² एंड v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k में से 4 कट हो जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा QQ डिवाइड बाई नीचे का 3 एप्सिलॉन पाई बचेगा यहाँ पे, साथ में एक r बचेगा और एक m बचेगा, ये आंसर होना चाहिए। QQ डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन पाई r m, QQ डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन पाई r m। थर्ड आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक क्वेश्चन सब अच्छा सवाल पूछा हुआ है, वैसे नहीं बोल सकते कि कुछ भी पूछ दिया। जब बच्चे को वहाँ पे एग्ज़ाम में बायोलॉजी का प्रेशर रहता है, केमिस्ट्री का भी प्रेशर रहता है, ऊपर से अगर फिजिक्स डिफ़िकल्ट आ जाता है, बाद में हम टीचर्स एक ही सब्जेक्ट सॉल्व करते, मल्टीपल टाइम सॉल्व करते, थाउजेंड्स हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, देन देखते हैं कि डिस्कशन में 4-4, 5-5 टीचर मिल करके डिस्कशन करते रहते हैं और बाद में आकर के रिव्यू देते हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। इंस्टेंट पेपर देखने के बाद जो लोग जो बोल रहे हैं, जो ऐसा उनको लग रहा है, वो बात करेक्ट है, बाद में 2-3 दिन के बाद सब कुछ अपने आप से ही आसान लगने लगता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल यूजुअली हम पढ़ाते हैं, 3-4 साल पुराना भी कोई बच्चा अगर मेरे से फिजिक्स पढ़ा होगा
तो आप रदरफोर्ड मॉडल चेक कीजिए, वहाँ पे मैं बताता हूँ बच्चों को यूजुअली एन थीटा, बड़ा सा एक फार्मूला भी मैं लिखा के देता हूँ, पर प्रोपोर्शनलिटी में मैं ये चीज़ लिखा के देता हूँ, 2-3 चीज़, थिकनेस ऑफ द फॉइल एंड उसका कैनेटिक एनर्जी का और जो है स्कैटरिंग एंगल का। उसी में से ये सवाल पूछा हुआ। यूजुअली मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए था। अब चेक करेंगे, इन्वर्स रिलेशन है, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल यूजुअली बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है कि गलत किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को देख करके ही उन्होंने गिव अप कर दिया होगा। बट सवाल को यदि आप सॉल्व करेंगे सही से तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में करंट पूछ रहा है, तो करंट निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट पहले वाले का इज इक्वल्स टू IA हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट सीरीज में हो जाएगा R1 प्लस R2, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और प्लस R0 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ओनली यहाँ पे 2R0 बचेगा R इक्विवेलेंट। सो मतलब रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट होगा। I रिमेंस कांस्टेंट, I रिमेंस कांस्टेंट, I रिमेंस कांस्टेंट, बोथ I रिमेंस कांस्टेंट। सो ये हो सकता है, बी चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एंड 4 में से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं होगा। अब पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू यहाँ पे 2R0 हो रहा है, तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, R0 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई 2R0। R0 कैंसिल हो जाएगा एक, R0 बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि R इक्विवेलेंट टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होगा, तो अगर R इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। सो IB इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट B का, यह R इक्विवेलेंट है A का जो कि कांस्टेंट है, और ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होगा तो IB इंक्रीज होगा, वाइल IB इंक्रीजिंग, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर दैट सिग्मा S, KB and B represents the Stephens-Boltzmann constant and Wiens displacement law constant respectively the dimension of sigma S KB minus 1, sigma S B डिवाइड बाई KB का डायमेंशन पूछ रहा है। सिग्मा स्टेफेंस लॉ, पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा A T टू दी पावर 4, यही सिग्मा S पूछ रहा है। पावर इज जूल पर सेकेंड डिवाइड बाई एरिया मीटर स्क्वायर केल्विन 4, और जूल को मैं जूल ही रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे KB में से कैंसिल हो सकता है, देखते हैं। देन KB एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ KBT, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताता है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ KBT, ये भी एनर्जी है, जूल अपॉन केल्विन हो जाएगा KB का यूनिट। ठीक है, एंड देन विंस डिस्प्लेसमेंट लैम्डा इंटू T इज B, सो लैम्डा इज मीटर, T इज केल्विन इक्वल्स टू B। पुट करेंगे यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू जूल अपॉन SM स्क्वायर K4 एंड डिवाइड बाई KB इक्वल्स टू जूल अपॉन केल्विन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग M इंटू केल्विन से। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में केल्विन है, केल्विन नीचे है, तो ये केल्विन और ये केल्विन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केल्विन का पावर 2 बचेगा। तो मीटर यहाँ पे है 1 मीटर, तो मीटर का पावर, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखने कि सबके मल्टीप्लाई में है, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया। सेकेंड ऊपर जाएगा, T का पावर -1, L का पावर -1 एंड केल्विन ऊपर जाएगा, केल्विन का पावर -2, T का पावर -1, L का पावर -1, केल्विन का पावर -2। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल बोनस क्वेश्चन बोल सकते हैं, या इसमें 2 ऑप्शन रॉन्ग है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन को मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन की तरफ हो नहीं सकता, और E0 बाई B0 इज इक्वल्स टू C होता है, या E बाई B इक्वल्स टू V होता है। तो E बाई V होना चाहिए यहाँ पे B, ठीक है, तो यहाँ पे B0 बाई V लिखा हुआ है, एक तो ये नहीं होगा, तो ये यहीं पे गलत हो गया।
अब दूसरी बात रही बात सेकंड का, तो सेकंड का एक बार चेक कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन लूजलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये लूजलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, बट बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा। मे बी लूजलेस मतलब ऑब्वियसली एनर्जी ही होगा जो लूज नहीं कर रहा है ये। हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1 अपॉन, या आप ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन जो मीडियम होगा वो c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो C3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और म्यू नॉट नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे मीडियम है तो एप्सिलॉन आर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पुट करेंगे c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हैं, बट एम्बिगियस क्वेश्चन है, ये मेंशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 9, सो v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 3 आ गया ये 10 टू दी पावर 8। और साथ में हमें चाहिए वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, सो फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा v बाई लैम्डा। हमें वेवलेंथ चाहिए, हमें वेवलेंथ चाहिए, सो लैम्डा इक्वल्स टू v बाई म्यू, और 2 पाई म्यू या n लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ओमेगा, सो 2 पाई इंटू म्यू इक्वल्स टू ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पे, 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 6, ये कट हो जाएगा, सो म्यू आ जाएगा 10 पावर 6, सो v इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 6, ये 100 आता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि ठीक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू 1 नहीं दिया हुआ है, दिया होना चाहिए। बहुत सारा बच्चा अपने तरीके से ये गेस नहीं कर पाएगा। लूजलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड देन यहाँ पे ये है, तो 2 ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है, 2 and 3 आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा सवाल है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस undergoes a cyclic process as shown in the figure. The total heat supplied to the gas डेल्टा U 0 होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा Q हो जाएगा, और PV ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, सो एरिया 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना है 200, दैट इज 600 जूल आंसर हो जाएगा इसका, 3 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इस सवाल में, बहुत ज़्यादा मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। कंसिडर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट इंटू जेड बाई एन के बराबर होता है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दिया हुआ है, रेडियस r इक्वल्स टू होता है r नॉट n स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, और v नॉट का वैल्यू होता है c बाई 137 या 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6। वैल्यू याद रखना डिफिकल्ट है, अब मुझे ये c बाई 137 ज़्यादातर याद रहता है। तो v जो दिया हुआ है हमें अंडर रूट ऑफ 25.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू v नॉट 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑर्बिट हमको चाहिए। अप्रॉक्सीमेट करके देखते हैं, है ना, 1 2 3 4 वैल्यू दूर दूर है और ये सब फ्रैक्शन में है, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इसको लिख सकते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, एक जीरो यहाँ से 10 होगा, तो ये 20 अगर अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड बाई n ले ले तो 10 टू दी पावर 5 भी कट हो गया यहाँ से, है ना, तो ये बचा 4, n का वैल्यू 4। चलिए ये थोड़ा क्लोज वैल्यू है, इसको मैंने थोड़ा कम किया, तो मैंने इसको भी थोड़ा कम किया, क्योंकि ऑर्बिट जो है वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है, फॉरबिडन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कभी लाई करेगा नहीं, तो इसीलिए n का वैल्यू 4। अब रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 इंटू n स्क्वायर 16 डिवाइड बाई जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। वैल्यू दूर दूर है तो अप्रॉक्सीमेट करते हैं, इसको मैं 0.5 कंसिडर कर लेता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो
और इनटू 10 टू दी पावर -9 अगर सेपरेट करेंगे तो 10 डिवाइड करते हैं तो 0.8 आएगा। मैंने 0.53 को थोड़ा छोटा किया है, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे तो 1 के आसपास आएगा। पूरा मैंने अप्रॉक्सीमेशन ही यूज किया है कैलकुलेशन में, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। ये सवाल एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। द कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर विच इज banked at an angle theta. If the car travels at a speed of 10 meter per second, then the wear and tear on the tire is minimum. Taking the acceleration due to gravity g, the value theta, v equals to under root of rg tan theta. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वेलोसिटी दिया है 10 स्क्वायर इक्वल्स टू r50 इंटू 10 इंटू 10 थीटा। ये 2 जीरो कट हो जाएगा यहाँ से, 1/5 इज इक्वल्स टू 10 थीटा। सो 10 इनवर्स 1/5, ये आंसर करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन। इस सवाल में बच्चा अगर जल्दीबाजी किया होगा तो बच्चा गलत कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन diodes D1, D2, D3 are connected across a battery as shown in the figure. If the width of the depletion region is D1, D2, D3, W1, W2, W3, इसका W1 है, इसका W2, इसका W3, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये अनबायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड में डिप्लीशन रीजन का विड्थ सबसे बड़ा होता है W3, उसके बाद अनबायस्ड का हो जाएगा W2 और उसके बाद सबसे कम होगा फॉरवर्ड बायस्ड का। सो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ होगा, सो क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, द करेक्ट ऑप्शन इज, उल्टा क्यों लिखा मैंने, हाँ बराबर है ना, ये बराबर है ना हमारा, ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा था कि यार मेरा उल्टा कैसे आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये आप बोल सकते हैं पूरे पेपर में। सो माइक्रोवेव फॉर फूड के लिए यहाँ पे यूवी लाइट, नहीं भी पता है किसी को, गैमा रे फॉर ट्रीटिंग कैंसर सेल, P का 2 एंड R का 4, P का 2 R का 4, P का 2 R का 4, ठीक है, और इवन R का 4 एक ही ऑप्शन में है, ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। R का 4 गैमा रे फॉर रेडियो वेव देख लेते हैं, AM FM, S का 3 बिल्कुल करेक्ट है। सो थर्ड आंसर करेक्ट होगा। देन ये भी सवाल सिंपल सवाल आप कंसिडर कर सकते हैं। शुरुआत में और मिडिल में कुछ सवाल अच्छे हैं, बट बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया होगा। तो क्या दिया है, अ बॉब ऑफ मास m एट रेस्ट इज हैंगिंग vertically from the ceiling via a massless string of length 10 meter. As shown in the figure, point mass A of mass m traveling horizontally with a speed of 10 meter per second hits a bob B elastically. जब ये इससे कोलाइड होगा तो अपना वेलोसिटी ये इसको दे देगा और इस वेलोसिटी से ये ऊपर राइज करेगा। अगर h राइज किया तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh के बराबर होगा। v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू h, भी दिया है 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ये कट हो जाएगा एक, h इज इक्वल्स टू 5 मीटर आएगा या 5 हो जाएगा। थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वाइब्रेशनल मोड जनरली फिजिक्स में तो हम नहीं बात करते हैं इतना ज़्यादा, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन इज 2 हम लोग लेते हैं, बट ध्यान होना चाहिए बच्चों का, 1 वाइब्रेशन मोड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड दिया है, नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी Cp by CV इज इक्वल्स टू गैमा होता है, ये 8/7 है। गैमा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको याद होगा तो 1 + 2/f होता है। ये बच्चों को हम बताते हैं क्लास में, अदरवाइज आप डिराइव कर सकते हैं खुद से। सो 8/7 - 1 इज इक्वल्स टू 2/f, ये हो जाएगा 1/7 इज इक्वल्स टू 2/f। सो f हो गया 14। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल एंड प्लस f, 8 जो है
ये यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड पूछा है, तो 1 वाइब्रेशनल मोड का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 1 वाइब्रेशन का। तो अगर 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तो 4 वाइब्रेशनल मोड होगा इसका, ये आंसर करेक्ट होगा। ये सवाल थोड़ा आप अलग क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं, बहुत जगह पे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं। तो ओवरऑल इस पेपर को बहुत आसान नहीं बोला जा सकता है। यूजुअली जो 5-6 साल से जो बच्चे नीट करते आ रहे थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और 25 के टाइप का ही पेपर है। 25 में उसमें क्या था कि कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस के डायरेक्ट पूछे हुए थे, या उस टाइप का लगभग थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके पूछा हुआ था। तो कंपैरेटिवली एक दो सरफेस टेंशन का जो सवाल था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कंपैरेटिवली पेपर ठीक ही है। इसमें नए क्वेश्चंस दिखे हैं, भले ही वो आसान है बट नए हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का 3 सवाल, देन पहला सवाल इधर था फ्रिक्शन, देन उसमें वर्क डन, तो ऑब्वियसली पेपर इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। और केमिस्ट्री अगर डिफिकल्ट हो जाए तो ऑब्वियसली बच्चों को लग जाएगा टाइम सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने मेरे तरीके से सोल्यूशन सॉल्व किया, जो मैंने मेरे आईपैड में सॉल्व किया था, परसों ही मैंने सॉल्व किया था। पर ऑफलाइन लेक्चर रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है यहाँ पे 1.5-2 घंटे का। और मेनली ये नहीं था मुझे कि कितना स्पीड में आप सोल्यूशन डाल दें, पेपर आने के बाद तुरंत लग जाओ और उसको सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी डाल दो। उन्हें था, मुझे था कि मैं सॉल्व करूँ इसको, मुझे कितना टाइम लगता है और मेरा वे ऑफ सोल्यूशन क्या है, या मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसके लिए मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा इसको जितना जल्दी से जल्दी अपलोड करने का, जैसे एडिट हो जाता है मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और पेपर के साथ, ठीक है। चलिए, टेक केयर।